तो फिर एक बार गुड आफ्टरनून आप सभी को। और हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बातचीत करते चले जाते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे गरम दल के उदय के कारण पे, है ना। इस पे चर्चा हो चुकी थी। जितने प्रमुख कारण थे आपको बताए जा चुके थे। गरम दलियों से निराशा से लेकर के बंगाल विभाजन तक। विभाजन पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सभी को जितने भी ऑनलाइन हैं, है ना। परी आप कहाँ से हो? जहां से भी है उसका अता पता तो होगा। कौन पूछ रही है? अंजू पूछ रही हैं। क्या हुआ आज सर को? कुछ नहीं हुआ विक्रम, आ गया हूं मैं। ठीक है, राधे राधे, है ना। तो मैंने मैसेज करवा दिया था कि मैं 10 मिनट लेट रहूंगा, पता नहीं आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं। तो गरम दल के कारण पे बात हो गई थी। लास्ट में नोट करके आपको याद होगा, हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हमने आपको लिखवा दिए थे। हमने कहा था ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करने होंगे हमें। जैसे लाजपत राय जी का नाम आया, उनके बारे में दो चार बातें। लाजपत राय जी की चर्चा 1928 तक होती रहेगी। अभी 1928 में उनकी मृत्यु होगी, तब तक तिलक की चर्चा 1920 तक होगी अभी। बट शुरू में कुछ परिचय से ले रहा हूँ इन्फॉर्मेशन सा, जो काम आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी, राइटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा तो बताऊंगा आपको मैं। तिलक के बाद यहीं पे आप लिख लें आप लाजपत राय जी के बारे में, या लाला लाजपत राय, इनके बारे में लिख लें आप। उन्होंने कुछ अखबार का प्रकाशन किया था, द पीपल, पंजाबी, वंदे मातरम। ठीक, ये इनके अखबार थे। कुछ किताबें भी इनकी रही हैं। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ब्रिटेन का भारत पे कर्ज। ठीक है, इत्यादि इत्यादि कर दीजिएगा। इंग्लैंड डेप्ट, DEBT, डेट भी कह सकते हैं इसको आप। तो किताबों में है यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ये कुछ अखबार के नाम हो गए, ये कुछ किताब के नाम हो गए। एक और लिख लेंगे आप, ये PNB, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी थे। और भी कुछ इनके सहयोगी थे। ये PNB के संस्थापक भी थे। ठीक है, और बाकी कुछ बातें सुनने वाली हैं। जैसे किसानों के कुछ मुद्दों को लेकर सक्रिय थे, मजदूरों के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे। अभी आगे उदाहरण आ जाएगा। कांग्रेस की कार्यशैली से इतने निराश थे ये। ठीक है, लाजपत राय जी की बात करते हैं हम लोग, कि ये 1893 से 1900 तक कांग्रेस की बैठक में आते ही नहीं हैं। 93 से 1900 तक बैठक में नहीं आते हैं। और एक और लिख लेंगे आप, ये आर्य समाजी नेता भी थे। ये आर्य समाजी भी नेता थे। ठीक है, ये आर्य समाजी नेता भी थे। बाकी आगे जैसे जैसे चर्चा होगी इनकी हम बात करेंगे हम लोग। तो जैसे तिलक के बारे में कुछ बातें बता दी आपको, लाजपत राय जी के बारे में कुछ बातें बता दी आपको, है ना। ऐसे ही बिपिन चंद्र पाल के बारे में लिख लें आप। न्यू इंडिया नामक किताब के लेखक थे।
न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। ये एक प्रभावी वक्ता थे, शिक्षक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता, सब कुछ थे ये वक्ता भी थे, शिक्षक भी थे। विपिन चंद्र पाल। ऐसे ही अरविंद घोष, अरविंद घोष बड़े अच्छे बैकग्राउंड, संपन्न बैकग्राउंड से थे। ये हम्बल बैकग्राउंड से थे, ये लोग सामान्य ठीक ठीक बैकग्राउंड से थे, ये संपन्न बैकग्राउंड से थे। इनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा दार्जिलिंग के कॉन्वेंट में हुई थी और इसके बाद ये ब्रिटेन चले गए थे, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब जाने पुराने विश्वविद्यालयों में इनकी अच्छी गिनती है आज भी। ठीक है, और वहाँ से पढ़ के आने के बाद बड़ौदा स्टेट में ये नौकरी कर रहे थे। और जब मूवमेंट शुरू हुआ, मतलब स्वदेशी आंदोलन, तो 5-7 सालों के लिए सक्रिय हो गए थे। फिर बाद में अरविंद घोष राजनीति छोड़ करके पांडिचेरी चले जाएंगे और वहाँ अध्यात्म की दुनिया में पूरी तरह से रम जाएंगे। 1950 में इनकी मृत्यु होगी वहीं पांडिचेरी में। देखो, जब भी किसी नेता की जन्म जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है, हर एक साल मनाई जाती है, तो अखबारों में, मैगजीन्स वगैरह में सबके बारे में आपको समरी आएगी। क्लास में हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना होता है, लेकिन हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है किन किन घटनाओं में इनका जिक्र आ रहा है। अभी अरविंद घोष का भी आगे जिक्र आएगा। बट जब हम लोग बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद गरम दल की ना, तो अरविंद घोष भी उसमें एक जाने माने नाम है, लीडिंग रोल प्ले करते हैं उसमें। कहा जाता है एक इनका लेख आया था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। इस लेख में लिख लेंगे आप, इनका एक लेख था, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। लैम्प, LAMP, फॉर ओल्ड। इस लेख में नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित तरीके से आलोचना, नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित तरीके से आलोचना की थी। व्यवस्थित का मतलब एक होता है ना, लिख करके पॉइंट दर पॉइंट आलोचना। तो जितने भी गर्म दलीय नेता हैं वो मौखिक आलोचना करते थे, कभी कुछ लिख करके, और जितना सिस्टमैटिक इन्होंने आलोचना किया, इसके बाद आलोचना की लोगों को आदत पड़ गई। कोई एक बुद्धिजीवी अच्छा सा लेख लिख दे, बहुत सारी बातें दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसके बाद स्वतः एक प्रवाह बन जाता है। फिर तो रूटीन वर्क हो गया था नरम दलियों की आलोचना करना इस लेख के बाद। इससे बहुत चर्चा में, उस समय बड़ौदा में नौकरी कर रहे थे। अरविंद घोष ने एक वंदे मातरम नामक पत्रिका का, लाजपत राय का अखबार अलग था, वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन भी किया था इन्होंने। ठीक है, संपादन भी किया था इन्होंने। देखो, वंदे मातरम आपको ना बहुत बार, जैसे अरविंद घोष और बारिंद्र घोष इनके भाई हैं, दोनों वंदे मातरम से जुड़े हुए थे। वंदे मातरम नामक अखबार निकालते थे लाला लाजपत राय। ठीक, वंदे मातरम नाम से एक अखबार निकालती थी मैडम वीकाजी कामा, पेरिस में। ठीक है, तो वंदे मातरम के नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में चलेगा। वंदे मातरम जो गीत है, ये आनंद मठ नामक उपन्यास में है। वंदे मातरम नामक गीत कहाँ पे है? आनंद मठ नामक, जो बंकिम चंद्र की रचना आनंद मठ, उसमें है। ठीक है, अब ये जो आपका गीत है, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये जो आपका वंदे मातरम है, बहुत लोकप्रिय गीत हो जाएगा पूरे बंगाल में। बंगाल से एकता दिखाने के क्रम में वंदे मातरम पूरे देश में ये शब्द गूंजने लगेगा। तो बंगला तो आता नहीं है, पूरा गीत गा पाएंगे वो, कुछ लोगों को आता था वंदे मातरम पूरा गीत।
हुआ कि भाई पूरा गीत से ज्यादा तो वंदे मातरम, तो वंदे मातरम प्रतीक बन जाएगा आजादी की लड़ाई का, स्लोगन बन जाएगा अंग्रेजों के विरोध का, जबकि है एक गीत वो देवी को समर्पित है। ठीक है, बट ये स्लोगन बन जाएगा। और अब आप देखो, जैसे लाहौर में वंदे मातरम नामक अखबार निकाला जा रहा है, पेरिस में वंदे मातरम नामक अखबार निकाला जा रहा है, बंगाल में निकल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वंदे मातरम। बट लाहौर में, आंध्रा में जो आंदोलन चलता था, जो चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन पढ़ने वाले हैं, उसको लोकल भाषा में लोग वंदे मातरम आंदोलन ही कहते थे। चेन्नई में वंदे मातरम का नारा। तो जब हम कहते हैं ना कि देखो हम वैसे तो विभाजित थे, बट इन परिस्थितियों के कारण हम में राष्ट्रीय चेतना आनी शुरू हो गई, और आने वाली घटनाओं से आपको समझ में आएगा घटना दर घटना कि भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे मजबूत होता चला गया, हम लोग आपस में कैसे जुड़ते चले गए। तो वंदे मातरम नाम तो कई बार आपको मिलेंगे, और सही मायनों में आजादी की लड़ाई का राष्ट्रगान वंदे मातरम ही था। आजादी की लड़ाई में कभी कभी जनगण मन का उल्लेख होता था, वंदे मातरम का तो प्रतिदिन और प्रायः उल्लेख होता था। संविधान सभा में चर्चा हुई थी राष्ट्रगान बनाने को लेकर के, इसको वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाने को लेकर। बट चूंकि उस समय सांप्रदायिक दंगे थे, बंटवारा था, सहमति नहीं बन पाई संविधान सभा में। थोड़ा धार्मिक स्वर भी है वंदे मातरम का। इन सब कारणों से इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। वरना एक्चुअल देखोगे आजादी की लड़ाई में भावनाओं के स्तर पे, तो राष्ट्रगान का दर्जा यदि किसी को हासिल था तो वो वंदे मातरम। कहीं चले जाओ आप, केरल में भी, कर्नाटक में भी, तो वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ती थी उस समय। ठीक है, तो ऐसे जैसे नाम आया तो अरविंद घोष के बारे में। बाकी अरविंद घोष का एक छोटा सा इनिंग है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, और एक उनका बहुत एक बड़ा इनिंग है स्पिरिचुअल की दुनिया में। इनको एक तरह से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ करने वाला भी माना जाता है, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात इन्होंने की है ना। वो 1910 से 1950 तक चलेगा उनका, वो अलग रोल है उनका, एक फिलोसफर के तौर पे, एक योगा ट्रेनर के तौर पे, एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे, है ना, वो अलग दुनिया है इनके, अरविंद घोष। ठीक, तो जब हमने कल आपको लिखाया था कि लाल बाल पाल घोष जैसे नेताओं की सक्रियता युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे थे, ये अब जैसे हो क्या रहा था, ओवरऑल देखोगे कांग्रेस, तो कांग्रेस कहीं भी बैठक कर रही है भारत में तो 3 दिनों का उसका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यहां पर तिलक सक्रिय हैं, यहां पे विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष सक्रिय हैं, यहां पर इस वाले इलाके में लाजपत राय सक्रिय हैं। कांग्रेस पूरे देश में, बट ये सब नेता क्षेत्रीय स्तर पे सक्रिय हैं। ठीक, और युवाओं का जहां जहां आसपास युवाओं का इनकी तरफ आकर्षण, क्योंकि इनका तरीका युवाओं को सूट बहुत कर रहा है। धरना प्रदर्शन, टैक्स नहीं देना, विदेशी कपड़ों को जलाना। जब बंगाल विभाजन के जिद पे अड़ गए अंग्रेज, जब जिद पे अड़ गए और नरेंद्रीय नेताओं की बात नहीं मानी गई, ठीक है, तब चूंकि कांग्रेस की बैठक तो देश के सभी हिस्सों में हो ही रही थी, कांग्रेस की बैठक में चर्चा भी हो रही थी, अंग्रेज ऐसा करने जा रहे हैं, तब तय हुआ कि हमें पूरे भारत में विरोध। ये किसने तय किया? पढ़े लिखे भारतीयों ने। ये शिक्षा, ये नेताओं के बीच संपर्क, ये लिंगुआ फ्रैंका तो नहीं होता तो ये राष्ट्रवाद की अखिल भारतीय अभिव्यक्ति कैसे होती? राष्ट्रवाद के उदय के कारण ऐसा क्या हुआ कि पूरे भारत में इस मुद्दे पे विरोध हुआ, जो कल मैंने आपको लिखाया था। तो फिर पीछे उसका राष्ट्रवाद के उदय के कारण को पढ़िएगा, वहां से आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। एक पढ़े लिखे भारतीयों ने पूरा नेटवर्क बनाया था इसका। तब तय हुआ, तो इनकी जो शैली थी, मिलते जुलते तो थे ही आपस में ये लोग कभी कभी कांग्रेस की बैठक में। अब तय हुआ कि इसी शैली को पूरे भारत में अंग्रेजों के विरोध के लिए अपनाया। क्षेत्रीय स्तर पर तो पहले से मौजूद थे, अब राष्ट्रीय रंगमंच पर कहा जाता है 1905 से गरम दल मजबूती के साथ राष्ट्रीय स्तर पे आपको दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही है बात सभी को? तो कल मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको दिखा दिए थे, कैसे चीजें बदली हैं। ठीक, लिखवाता भी जा रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ, दोनों पे ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, समझ की बहुत बड़ी भूमिका इस एग्जाम में। जितनी काम की बातें
संभव है नोट्स के अंदर है। प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कई बार, पीटी होगा ही होगा। यदि आप उस फॉर्मूले पे काम मेहनत करना होगा आपको, हार्ड वर्क है, ठीक है। अब एकदम से वो कि या तो पीटी रहेगा या हम रहेंगे वाली बात है। पीवाईक्यू आपको पढ़ना है, 500 क्वेश्चंस बनाने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं। देखो तथ्यों का तो कोई लिमिट है नहीं ना। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो लाजपत राय जी के बारे में, अच्छा ठीक है ये ऐसे थे, लाहौर से इन्होंने शिक्षा पाई थी, वकालत में पढ़ाई की थी, पिताजी इनके, किसी भी नेता के बारे में बात करो तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। गूगल की मदद लेके बात करोगे आप, एक दिन भी कम पड़ जाएगा। या कोई किताब मान लो उनके बारे में पढ़ रहे हो, तो हमें तो बस उनकी भूमिका देखनी होती है आज़ादी की लड़ाई में, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब पूछने के लिए तो बहुत कुछ, यदि ट्रैक से हट के कुछ भी पूछा जाता है, इसकी बहुत संभावना होती है तो किसी न किसी कारण से पूरे साल में कभी न कभी वो चर्चा में आया है। हमारी आपकी नज़र बेशक न पड़ी हो, यदि ट्रैक से हट के कुछ भी लगता है कि पूछा गया है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चर्चा में आ चुका है। या तो बेसिक सवाल जो हम कहते हैं 50% आपकी कॉपी से बन जाएंगे पीटी में भी, इससे आप पीटी क्वालिफाई करोगे। तो हमें ज़्यादा स्कोर करना है तो कहीं ना कोई घटना एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की न्यूज़ में फिर वो चर्चा में आ जाती है। इसलिए इसीलिए फिर मैगजीन वगैरह का जो सपोर्ट होता है थोड़ा यूजफुल हो जाता है। 20-25 पर्सनालिटी तो साल भर में पढ़ना ही होता है करंट अफेयर्स में। आप जो जानते हो वो तो उसमें मिलेगा, प्लस उसमें कुछ आपको नई बातें भी, नए इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे आपको। वो सब इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स की तरह होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी कारगर होते हैं। अभी तो फिलहाल हर एक साल दो-दो प्रश्न 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, करंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो बनाने योग्य हैं। वो में भी बहुत स्कोप है, नहीं भी बन सकता, बट जो पूछा गया है पहली नज़र में सॉल्व हो जाएगा। यदि बच्चों ने कोई भी मैगजीन पढ़ रखी है तो हम कई बार टॉस करते हैं कि हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें। हम यदि पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ सीख लेंगे। वो अवस्था तब आती है जब आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है, हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे पूछते हैं, बट मैं तो कहता हूँ पढ़ते हैं तो पढ़िए। अब जिनको प्रीलिम्स नहीं देना 2025 में, उनको अभी बहुत टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अगले 6-7-8 महीने तक करंट अफेयर्स अवेयर रहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे ही थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला इसी से जुड़ा हुआ कनेक्टेड टॉपिक है हमारा, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। देखें आप जरा, बंगाल विभाजन जो अविभाजित बंगाल था, बंगाल अंग्रेजों का एक प्रांत था। अविभाजित बंगाल में आप देखोगे बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक? विभाजित बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, तो ये क्षेत्र शामिल थे। विभाजन के पश्चात दो प्रांत, विभाजन के पश्चात दो प्रांत बन गए। ठीक, एक बन गया आपका पूर्वी बंगाल, ठीक, पूर्वी बंगाल में हो गया आपका बांग्लादेश और असम। दूसरा था बंगाल कहते थे उसको, शेष बंगाल ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए आप। ठीक है, इसमें हो गया आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। विभाजन के पश्चात दो प्रांत बन गए, पूर्वी बंगाल
ये आपका हो गया एक प्रांत, बांग्लादेश और असम, और ये आपका हो गया दूसरा प्रांत। ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है विभाजन क्यों। सरकारी तर्क है प्रशासनिक सुविधाओं के कारण, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण, सरकारी तर्क है प्रशासनिक सुविधाओं के कारण, कॉमा, अविभाजित बंगाल, अविभाजित बंगाल अविभाजित बंगाल ठीक है, अविभाजित के विशाल क्षेत्रफल के कारण, कि विशाल क्षेत्रफल के कारण प्रशासन में कठिनाई होती थी, प्रशासन में कठिनाई होती थी, के कारण प्रशासन में कठिनाई होती थी। सरकार ने कहा बंगाल को हम दो प्रांतों में क्यों काट रहे हैं। ठीक है, सरकार ने कहा बंगाल को हम दो प्रांतों में क्यों काट रहे हैं, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण। ये सरकार ने रीजन दिया बंगाल विभाजन का। ठीक है, इसी में लिखे वास्तविक कारण, वास्तविक कारण लिखें आप, भारत में उभरते हुए, भारत में उभरते हुए राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के उद्देश्य से। राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के उद्देश्य से। ठीक है, कमजोर करने के उद्देश्य से। इसी में लिखें आप राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के उद्देश्य से, कॉमा लेकर के इसी में लिख लें आप कि पूर्वी बंगाल में, या पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया गया, पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया गया, क्षेत्र बनाया गया, और वहां हिंदुओं एवं मुसलमानों को, हिंदुओं एवं मुसलमानों को लड़ाने की योजना बनाई गई, मुसलमानों को लड़ाने की योजना बनाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप, इस बंगाल में भाषा के नाम पर, भाषा के नाम पर शिक्षित भारतीयों को लड़ाने की योजना बनाई गई, भाषा के नाम पर शिक्षित भारतीयों को लड़ाने की योजना बनाई गई।
अंग्रेजों का स्कीम ये था ना कि भारत के लोगों को आपस में लड़ा दो, कहते हैं ना फूट डालो और राज करो, इनको लड़ा दो एक, ताकि ये लोग आपस में उलझ जाएंगे, फिर अंग्रेजों पे ध्यान देना कम कर देंगे। तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में जो एकता बन रही थी, उभर रही थी, बार बार मांग किए जा रहे थे, भारतीयों को डाइवर्ट करना था। भाई तुम अपनी समस्या में उलझ जाओ। तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को, मतलब ब्रिटिश विरोधी भावना को कमजोर करना। कैसे? एक जगह मुसलमानों को मैसेज दिया गया, ठीक है, पूर्वी बंगाल में, कि भाई देखो हमने इस तरह से विभाजन किया है कि कल कुछ भी अब डेवलपमेंट होगा तो मुसलमानों को अधिक फायदा होगा। अब तक बंगाल में जितना भी डेवलपमेंट किया हमने, उसका सर्वाधिक फायदा हिंदुओं ने उठाया। अंग्रेजों ने मैसेज दिया कई बार। दूसरे वाले बंगाल में अंग्रेजों ने क्या कहना शुरू किया कि अब तक हमने जो भी बंगाल में डेवलपमेंट किया उसका फायदा बंगला बोलने वालों ने उठाया है। हिंदी बोलने वाले और उड़िया बोलने वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो स्कीम क्या था उनका? धर्म के नाम पे लड़ाना और भाषा के नाम पर लड़ाना। ठीक। तो बंगाल विभाजन के कारण, विभाजन ऐसे हुआ और कारण, सरकारी तर्क और वास्तविक कारण, यहां नोट करके लिख लें आप, कुछ इंफॉर्मेशन है। लिखें 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ। 1903 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ। सार्वजनिक हुआ मतलब बताया गया कि हम विभाजन करने जा रहे हैं, सरकार ने सार्वजनिक किया। लिखें इस प्रस्ताव का, इस प्रस्ताव का नरमदलीय तरीके से विरोध किया गया। इस प्रस्ताव का नरमदलीय तरीके से विरोध किया गया। ठीक है। तो वहां के जो नेताओं ने प्रस्ताव पास करना, सरकार को याचिका देना, अखबारों में लेख, नरमदलीय तरीका क्या था? प्रस्ताव प्रार्थना की शैली। तो इसका विरोध शुरू हो गया, लेकिन नरमदलीय तरीके, सड़क पे तो कोई जा नहीं रहा है। अगला पॉइंट लिखें आप। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश जारी किया गया। आदेश जारी किया गया। अगस्त 1905 में, अगला पॉइंट लिखें, अगस्त 1905 में विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की गई अगस्त 1905 में। ठीक। इस घटना के बाद यहाँ लिख लें आप अक्टूबर 1905 में, अक्टूबर 1905 में विभाजन को लागू किया गया। 1905 में विभाजन को लागू किया गया। 16 अक्टूबर की घटना थी। देखिए इसके विरोध में, इसके विरोध में बंगाल में शोक दिवस मनाया गया।
बंगाल में शोक दिवस, दुख है ना, शोक दिवस मनाया गया। और दोनों बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को एकता के प्रतीक के रूप में राखियां बांधी। एकता के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में राखियां बांधी। ठीक है, एकता के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में राखियां बांधी उन्होंने। ये ना कुछ घटनाएं ऐसे हैं, जस्ट मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे पीटी में, पहले आज से 12-13 साल पहले, तो समझो 1 साल बीच करके इससे एक प्रश्न तो रहता ही था। ये वाली स्थिति है, आपको 15-10-20 सवाल दिख जाएंगे आपको पिछले 20-30 वर्षों में, इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। इधर कम हुआ था, मेंस में भी 1 या 2 साल के गैप के बाद एक एक प्रश्न इससे हमेशा रहता था पहले, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना से युक्त पहला जन आंदोलन था ये, हम जो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट है 57 के विद्रोह की तरह। ये भी एक बड़ी घटना है। इससे जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें मैंने आपको बता दी। लास्ट वाले पॉइंट जो आपने लिखा ना राखियां वगैरह के बारे में, उसमें लिख लेंगे आप, कि इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आएगा, जिसकी जहां भूमिका आएगी उसका हम जिक्र करते जाएंगे। हम अभी क्या है, सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। हम जैसे पॉलिटिकल जितने डेवलपमेंट है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, घटनाक्रम हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और उनके जो विचार हैं वो पेपर 4 में चला गया है। इथिक्स जो है आपका, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मॉडर्न इंडिया की बात करें, दुनिया के भी, मेडिवल के भी, प्राचीन बुद्ध की बात करें, जितने भारत के महत्वपूर्ण विचारक हैं, या मतलब पूरा फिलॉसफी नहीं, बट एक महत्वपूर्ण बातों को जानना, दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण विचारक के बारे में जानना। इथिक्स वाले सेक्शन में आपको दोबारा से रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, सबकी चर्चा होती है, पढ़ना होता है आपको। ऐसा नहीं कि वहां पढ़ना है तो हम यहाँ विचार जानेंगे ही नहीं। हम यहाँ जैसे जैसे घटना में जिनका रोल आएगा हम जानते जाएंगे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर एक राष्ट्रवादी नेता थे, बंगाल विभाजन का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया। हम सबको पता है कि भाई वो जो हमारा जन गण मन है उसके लेखक भी हैं, वो कवि भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रवादी नेता भी थे, कवि भी थे। कुछ लोगों को पता होगा कि रविंद्र संगीत भी बड़ा फेमस है, संगीतकार भी थे वो, चित्रकार भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब बात की जाती है तो राष्ट्रवादी नेता, संगीतकार, चित्रकार, कवि, नोबेल अवार्ड भी उनको मिला था, है ना। तो जब कोई घटना टैगोर जी की आगे आई तो फिर आगे देख लेंगे हम। 1920-21 में शांति निकेतन उन्होंने स्थापित किया था। शिक्षा को लेकर था ना, प्रकृति के बीच में शिक्षा होनी चाहिए, खेल खेल में शिक्षा, घूम करके मतलब एजुकेशन टूर होना चाहिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों में ना लर्निंग, अपनी भाषा में शिक्षा। ठीक है, वो स्कूल कॉलेज वाले पारंपरिक कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते ना, उनकी शिक्षा ऐसी हुई थी। क्योंकि शांति निकेतन को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया पिछले साल। शांति निकेतन को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया लास्ट टू लास्ट ईयर, इसके पिछले साल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या हुआ, मतलब 2023 वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप, शिक्षा पर रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के विचार।
क्योंकि वो अखबारों पे इतना चर्चा में आ गए थे उस समय, हर मैगजीन में, अखबारों में, क्योंकि यूनेस्को में शामिल किया गया था। कैसे भी मैं समझा रहा था, करंट का न्यूज पीटी में और मेंस में दोनों में कभी कभी बहुत रोल प्ले करता है, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। कोई भी एक मैगजीन हम फॉलो करते हैं ना, अपनी मैगजीन भी फॉलो करेंगे हम, तो पूछा, उसको देख के कई बार बच्चों को लगता है अच्छा कुछ और पूछ देगा तो हम क्या करेंगे हम, तो वो इसलिए पूछा कि वो चर्चा में था, पेपर वन में, ठीक, वो न्यूज में था, खूब अच्छा खासा कवरेज मिल रहा था उसको। ठीक है, तो ये फैक्चुअल बातें हो गई आपके यहाँ पे, है ना। अब हम क्या देखने वाले हैं, बंगाल विभाजन के कारण तथ्यों को देख लिया हमने। अब बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन क्या है, जरा इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं एक बार। हम देखें आप, बहिष्कार एवं स्वदेशी, देखो इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया है, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। देखो प्रारंभ तो हुआ 1905 में, है ना, और ये कमजोर पड़ गया था 1907 तक आते आते, कमजोर पड़ा था, समाप्ति वाली कोई चीज नहीं है इसमें, है ना। 1907 8 कर लीजिएगा, 8 तक आते आते कमजोर पड़ गया, तो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बहिष्कार के बारे में लिख लें आप थोड़ा, बायकॉट के बारे में लिख लें आप, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, वस्तुओं का बहिष्कार। अगला लिखें आप, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार लिखें आप, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, अदालत, जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, अदालत इत्यादि। शैक्षणिक संस्थाएं, अदालत इत्यादि। ठीक है, तो जब बहिष्कार आंदोलन का मतलब क्या है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, जो भारतीय वहां काम कर रहे हैं वो काम न करें, बहिष्कार कर दें, और जो लोग सरकारी कार्यालय में जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो जाना छोड़ दें। ठीक, जो लोग जाते हैं वो जाना छोड़ दें। इसी में एक उदाहरण लिख लीजिए आप, लिखें, धोबी, धोबी भाइयों ने या धोबी वर्ग ने, धोबी भाइयों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार किया, ब्रिटिश कपड़ों को। ठीक है, ब्रिटिश कपड़ों को धोने से इनकार। ये आपको बताता है इंटेंसिटी कि कॉमन लोगों के बीच में ये आंदोलन लोकप्रिय हो गया। इसी में कॉमा देके लिखे आप, महिलाओं ने विदेशी आभूषण का बहिष्कार किया, विदेशी आभूषण का बहिष्कार किया। कॉमा देके लिखे, पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद, पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को ग्रहण करने से मना किया।
बने प्रसाद को ग्रहण करने से मना किया। ये सब बताता है कि बहिष्कार का जो आंदोलन था आम लोगों के स्तर पे उतर गया था। उदाहरण है अंग्रेजों का जो विरोध चला था। यहाँ नोट करके लिखें आप। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया या विचार दिया। निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। लिखें आप। दूसरे शब्दों में लिखें आप, दूसरे शब्दों में प्रत्येक स्तर पर सरकार के बहिष्कार की बात कही। प्रत्येक स्तर पर सरकार के बहिष्कार की बात कही। ठीक है। इन्होंने कहा कि जो बहिष्कार की बात करते हैं हम, इनको इसके लिए इन्होंने वर्ड दिया पैसिव रेजिस्टेंस। यदि हम हर लेवल पे विरोध करना शुरू कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे। अंग्रेज भारत में रह के करेंगे क्या? ठीक। उन्होंने कहते भाई अंग्रेज रहेंगे कैसे भारत में फिर? अब इसी में लिखें, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय प्रतिरोध का भी समर्थन किया। एक्टिव रेजिस्टेंस। आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय प्रतिरोध का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा यदि इससे भी बात नहीं बनती है तो हमें जबरदस्ती अंग्रेजों को बाहर निकालना है, जरूरत हुई तो हम हिंसा उग्र तरीके भी अपना लेंगे। अरविंद घोष बहुत क्लियर थे इस मामले में। तो उन्होंने कहा बट इससे बात बन जाएगी। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है? अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक तरीका है। गांधी जी इसी को असहयोग का नाम देंगे। कोई पूछा जाएगा कि भाई अरविंद घोष भी इस तरह की बात कहते थे, आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब गांधी जी उसको समझाएंगे अपने तरीके से, बट बात यही है। असहयोग भी निष्क्रिय प्रतिरोध होगा, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो इस आंदोलन का नाम क्या था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चला, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। प्रारंभ 1905 में, कमजोर 1908 में होगा। हम आगे देखने वाले हैं। बहिष्कार आंदोलन में क्या था, तो ये सब था। स्वदेशी आंदोलन क्या होगा? इसका विकल्प होगा। जैसे हम स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं तो विकल्प देना पड़ेगा हमें। अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं तो विकल्प देना होगा हमें। ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो विकल्प देना होगा हमें। साबुन माचिस का बहिष्कार कर रहे हैं तो विकल्प, यानी हर क्षेत्र में विकल्प की बात होगी। बहिष्कार के साथ जुड़वा है स्वदेशी। केवल बहिष्कार करेंगे तो अधूरा रह जाएगा। आपको उसके विकल्प देने होंगे, यानी अपने उद्योग होने चाहिए। हर क्षेत्र में स्वदेशी होना चाहिए। बहिष्कार और स्वदेशी। बहिष्कार क्या? स्वदेशी। यदि स्वदेशी में हम सफल हैं, इसका मतलब आत्मनिर्भर। यदि हम हर क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा कर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर। ठीक है। आत्मनिर्भरता, स्वशासन। इसका अंतिम गोल क्या हुआ? आत्मनिर्भरता, स्वशासन। तो बहिष्कार और स्वदेशी को इस तरह से देखना चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को। सब हैं पढ़ने वाले बच्चे? ठीक है। बहिष्कार एवं स्वदेशी को ऐसे देखना और समझना चाहिए। ठीक। अब स्वदेशी का कुछ उदाहरण लिखते हैं हम लोग। लिखें आप जरा, स्वदेशी। स्वदेशी को भी हम अलग अलग क्षेत्रों में हम देखेंगे। जैसे एक हम देख लेंगे हम शिक्षा, फिर हम देख लेंगे भाषा, साहित्य,
ऐसे ही उद्योग की बात हो जाएगी, कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, ठीक है। हर क्षेत्र में विकल्प देने की बात होगी अंग्रेजों का, तब जाके पूरा होगा बहिष्कार और स्वदेशी। ठीक, अभी वन बाय वन एक्सप्लेन कर, जैसे पहला लिखेंगे आप शिक्षा, तो थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल इसमें हम लोग लिख लेंगे आप। देखें आप, ठीक है, स्वदेशी भाषा में, स्वदेशी भाषा में स्वदेशी भाषा में शिक्षा के विकास के लिए स्वदेशी भाषा में शिक्षा के विकास के लिए स्वदेशी भाषा में शिक्षा के विकास के लिए 1906 में 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उन्नीस सौ छह में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो मतलब इस अब था कि शिक्षा का विकल्प देना पड़ेगा ना, सरकार जब हम विरोध कर रहे हैं तो हम, तो इसलिए ये किया गया। अगला पॉइंट लिखें, 1906 में ही 1906 में 1906 में ही बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना, ब्रैकेट में लिख लें आप, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो थे इसके अरविंद घोष। ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि आगे हम सब नेताओं के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, जिसकी जब जहां भूमिका होगी सबको आप कलेक्ट कर लेंगे ना, तो आप उन नेता के बारे में आराम से प्रेजेंट करने की स्थिति में आ जाएंगे, उनके थॉट, उनका कंट्रीब्यूशन। हिस्ट्री में टॉपिक कंट्रीब्यूशन घटनाओं के साथ देखते हैं, ना कि एक साथ नोट्स बनाया जाता है। टॉपिक के पार्ट होते हैं वो, ना कि वो टॉपिक से बड़े होते हैं। स्वदेशी आंदोलन में विभिन्न नेताओं की भूमिका है। सम्मान में तो कह देंगे नहीं उनका कद बहुत बड़ा है, वो अलग बात होता है कहने के लिए, बट हम लोग नेता तो है नहीं, कुछ भी कहना है। बेसिकली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग कैरेक्टर आते जाते हैं, तो उनकी भूमिका हम पढ़ते जाते हैं। तो आपको याद होगा दादा भाई नौरोजी ने अब तक क्या क्या किया, तो हमने कलेक्ट करके बता दिया आपको। तो हम क्लास नोट्स पे ऐसे ही पढ़ना है, ताकि जहां जहां उनका जिक्र कर रहे हैं वो कम से कम हमें याद रहे। जब चाहेंगे आप देखिएगा, गर्म दलिए है ना, तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, 150, 250 शब्द तो कभी भी लिख सकते हैं किसी के बारे में। नरम दलिए हैं तो उसका एक फॉर्मूला बन गया, सोशल रिफॉर्म था वहां फॉर्मूला समझा दिया आपको। अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको। हाँ, जब आप लिखें 2-4-5 इंफॉर्मेशन होने से मुख्य परीक्षा में भी नंबर अच्छे आते हैं, कंट्रीब्यूशन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट तो लिख देंगे आप, इन्फॉर्मेशन याद रहता है, और उदाहरण यदि हम देते हैं तो अच्छी बात मानी जाती है मेंस में भी। ऐसा नहीं कि मेंस में तथ्य का मेंस में भी रूल है, बट तथ्यों को एकदम, जैसे मान लो हमने लिखवाया, आपको ध्यान होगा कि लाल बाल पाल जैसे नेताओं की सक्रियता, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कर न देने का आंदोलन चलाया, मेंस के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, बट हमने तिलक पे वैसे 5-7 एग्जाम्पल और दे दिए आपको। एग्जाम्पल क्यों बढ़ा दिया? प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो क्लास होती है इंटीग्रेटेड होती है, तो मेंस में तो एक भी एग्जाम्पल कोई भी काफी है। हम लाजपत राय का एग्जाम्पल दे देते हैं, हम अरविंद घोष का एग्जाम्पल, किसी का एक दे देंगे तो बहुत है। ऐसा नहीं कि सबके बारे में बताना है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिव के लिए, प्लस कभी उस व्यक्ति के ऊपर सवाल पूछ दे। आपको हमेशा ध्यान रहेगा, आज़ादी की लड़ाई में, कांग्रेस में,
लड़ाई के तौर तरीके में, किसी मुद्दे में, शिक्षा में, पत्रकारिता में, ऐसे करके 8-10 पॉइंट बनाएंगे तो सबका कोई ना कोई किताब मिल जाएगा, कोई ना कोई अखबार मिल जाएगा। अखबार क्या करता है आपको कहानी पता है? अखबार का काम क्या होता है? रोज अखबार पढ़ते हैं, लिखवा दिया है, समझा दिया है 4 लाइन अपनी तरफ से बना करके, ठीक है। तो ऐसे करके राइटिंग हो जाती है। यदि उस तरह से भी सवाल आ जाए तो हम उसके लिए भी तैयार रहते हैं। पेपर 4 में क्या हो जाएगा? यही विचार, ठीक है। जैसे गणेश पूजा, शिवाजी जयंती, तो इसको विचारों में कैसे बदलेंगे? तो तिलक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। तिलक, ठीक है, जो इतिहास के जो गौरव के पल हैं, गौरव के क्षण हैं, उसको सामने लाकर लोगों में उत्साह का संचार, तिलक की सोच हो गई। सोच यानी विचार हो गई, ठीक है। तो आपको इतना माइन्यूटली कैलकुलेट नहीं करना है, बस एक बार तरीका लेकिन समझना है। इजी वे में घटनाओं को पढ़ते जाना है, ठीक है। यानी हम जब उनकी घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूं तो अपने विचारों से प्रभावित होकर कोई काम कर रहा हूं। मेरे काम का मतलब है उससे आपको मेरे विचारों की झलक उसमें। कोई भी घटना पढ़ना, घटनाओं को जमा कर लीजिए, सोचिए इससे इनके बारे में क्या पता चलता है, तो वो उनके विचार हो गए। अखबार निकाला, ठीक है ना, तो ये शिक्षा को, पत्रकारिता को, आधुनिक परिवर्तनों का माध्यम, जागरूकता का माध्यम, ये सोच हो गई उनकी। अखबार निकाल दिया, ठीक, वेरी सिंपल। इसी को फिर क्या कहा जाता है किताबों में? थॉट पढ़ना, गंभीर बना दिया जाएगा। कोई भी चीज जटिल और गंभीर नहीं है, सब मेथड है, ठीक है। सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? ऐसे ही क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल पढ़ते हैं, अलग अलग ऑप्शनल पढ़ते हैं, उसमें थ्योरी, क्योंकि होता क्या है, हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे हमें भी कॉलेज में वैसे ही पढ़ाया गया, थ्योरी, मार्क्स पढ़ाना है। तो हमारे सर थे भाई, सब लर्नेड लोग थे, मैं याद है कॉलेज में, और वो पहले से भूमिका चलती थी, अब मार्क्स पे बात होने वाली है, 7-8 दिन चल रही है मार्क्स पे बात। यूपीएससी के दौरान हमें समझ में आई बात कि पहले प्रैक्टिकल देखे कि मार्क्स को लागू कैसे कैसे किया गया, क्या क्या थे जीवन में, मार्क्स कहाँ है। जब ये समझ लेते हैं तो थ्योरी समझ में आ जाती है। हमने पूरे मेथड को ही उल्टा कर रखा है। प्रैक्टिकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गेम थ्योरी कोई पढ़ रहा है, टीचर मान लो हो सकता समझा आपको गेम थ्योरी इसको कहते हैं। कोई 2 राष्ट्रों का, 3 राष्ट्रों का एग्जाम्पल दे करके, किसी संगठन का एग्जाम्पल देकर हमने बता दिया, देखो खेल हो रहा है, किसी को गेम थ्योरी कहा जाता है। तो जितना उदाहरण के साथ आप पढ़ते चले जाएंगे, विचार सिद्धांत आपके लिए उतने आसान। मैं आगे के लिए भी समझा रहा हूं आपको। जब कभी आपको जटिल लगे तो आप उसके उदाहरण की तलाश करिए जीवन में, घटनाओं में, वो टॉपिक फिर आसान हो जाता है। क्योंकि विचारक बहुत बड़े हैं ना, तो उन्होंने विचार रखा तो बहुत सारे अनुभवों के आधार पर। हिस्ट्री का भी सिलेबस अपने आप में विशद है, पेपर 4 का एक बहुत मेजर शेयर है। आप कभी कभी ऐसे अचानक से सुनेंगे इतिहास से सवाल ओवरऑल कम आते हैं पेपर 1 में, ठीक है। इस तरह की कोई भी बात करता है तो अब मैं क्या कहूँ, हमारे कलीग भी कहते हैं, तो मुझे सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है ना। मैं मूर्खता तो नहीं कह सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी। बट मैं ये जानता हूँ कि आप केवल इतिहास में ही क्यों देख रहे हैं, वो पेपर 4 में है, सोसाइटी में है, निबंध में है, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। इतने नंबर के सवाल आते हैं, जैसे लगता है पूछ के सवाल दे रही है यूपीएससी, ठीक है। सब आपस में गुथे हुए हैं, सुविधा के लिए बांट दिया गया, पढ़ लीजिए आप, 1 को, 2 को, 3 को, जहां जहां संभव हो आपस में मिलाते चलिए उसको आप। हर सब्जेक्ट का संबंध हमारे आपके जीवन से है। हम तो एक ही है ना, हमारी ही इकोनॉमी है, हमारा ही इतिहास है, हमारी ही पॉलिटी है, हमारा ही कल्चर है, हमारा ही इथिक्स है। हमसे बियॉन्ड क्या है? कुछ नहीं है। तो सुविधा के लिए बांटा जाता है, पढ़ने में सहूलियत होती है, अच्छे से समझ बनती है। फिर आप क्या करते हैं, समझ बनने के बाद एक दूसरे विषयों को भी आपस में जोड़ कर देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बांटना बहुत तार्किक है, उचित है। इसलिए अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के बिना क्या इतिहास? गंगा घाटी में उपज नहीं होती तो राज्य कौन बना लेता, ठीक है।
तो जब आप बैठ के आराम आराम से देखेंगे ना, आप सब चीजें इंटरकनेक्टेड मिलेंगी आपको। अब इस तरह की बातों को कह के क्या करते हैं, आपके दिमाग का पट ओपन करते रहते हैं हम लोग, आपके सोचने के तरीका को ब्रॉड बनाते हैं। जैसे पढ़ते हैं तो उससे विचार, आपको याद होगा, जाति प्रथा छुआछूत की राम मोहन राय ने आलोचना की, यानी समानता के समर्थक थे, यानी समानता जैसे आधुनिक विचारों का उनके ऊपर प्रभाव। तो मैं तरीका बता करके आपके सोचने पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज करता रहता हूँ समय समय पे, ब्रॉड। ठीक है, और इजी है ये। यदि इसको मैं गंभीर बना के पेश कर दूं, मैं ही बताऊं बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, 20 बार बोलूंगा तो आपको लगेगा सर बोल रहे तो वाकई कुछ गंभीर हो गए। तो कब बताना है, कैसे बताना है, इसकी भी टाइमिंग मैं देखता रहता हूँ। ठीक, जिससे आपको लगेगा हाँ बस ऐसे ही है, चुटकी बजाओ ये निकल जाएगा हमारा। सच्चाई भी यही है, इसलिए कंट्रीब्यूशन ऐसे बढ़ते जाना आपको। नेशनल मूवमेंट में ना पर्सनालिटी पे प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, सारे सबके नाम तो संभव नहीं होते कि लिखते चले आप। एटलीस्ट हमने जितना बताना है मैं तो बता ही दूंगा। तो 4 चैप्टर मान लो बिपिन चंद्रा में है, हमने पढ़ लिया, 10 20 5 नाम नए दिख गए तो दिख गए, अंडरलाइन करके छोड़ दिया उसको वहां पे। सुना हुआ तो कम से कम रहेगा कि अच्छा एक नाम ऐसा था, पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए हमने आपको रिकमेंड किया था कि आप पढ़िएगा, आप थोड़ा बहुत मौका मिले तो आपको किताबों से रीडिंग करिएगा, 1 पेज 2 पेज करके रोज। जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें 2 पेज 3 पेज बहुत है। ठीक है, तो अब हम आ गए शिक्षा में, 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया, शिक्षा का बात कर ली हमने। इसी में अगला पॉइंट लिखे आप, हर क्लास में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। फोन की घंटी बजना और वाटर बोतल का इधर उधर होना, इसमें हम लोग तो मुस्कुरा के ही स्वागत करें तो ज़्यादा अच्छा है इसका, है ना। ठीक है, लिखें आप अगला पॉइंट। लिखे, जिन छात्रों को, अगला पॉइंट, शिक्षा में जिन छात्रों को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं से निकाला गया, निकाला गया, ब्रैकेट में क्या कर लेंगे आप, करलायल सर्कुलर। करलायल सर्कुलर एक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने आदेश जारी कर दिया था कि जो जो आंदोलन में भाग लेंगे उन सबको बीपीसी एग्जाम देने, सॉरी, उनको सरकारी और स्कूल कॉलेज से उनको निकाल दिया जाएगा, जो जो आंदोलन में भाग लेंगे। ठीक, जिन छात्रों को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं से निकाला गया, देखिए उन्हें सहयोग देने के लिए कृष्ण कुमार मित्र ने के मित्रा नरमदलीय नेता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई। एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, छात्रों को, छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जापान भेजने की योजना बनाई गई। प्रशिक्षण देने के लिए जापान भेजने की योजना बनाई गई। ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण। एक योगेश चंद्र करके थे, ब्रैकेट में लिख लें आप, योगेश चंद्र नाम।
उन्होंने एक समिति बनाई कि कल हम लोग उद्योग चलाएंगे या कोई और काम करेंगे तो हमारे पास टेक्निकल लोग कहाँ से आएंगे। तो पैसा जमा करते हैं, छात्रों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जापान, फिर वो लोग सस्टेन करेंगे उद्योग और दूसरी चीज़ों को। तो स्वदेशी था ना, विकल्प देना था हमें, हमें आगे भी तो बढ़ना है हमें। इस तरह की शिक्षा के बाद एक सतीश मुखर्जी करके नेता थे उस समय बंगाल में, उन्होंने एक संस्था बनाई थी शिक्षा के विकास के लिए, उसका नाम था डॉन सोसाइटी। और नाम खींचेगा आपको लगेगा डॉन सोसाइटी क्या कर रहा था भाई वहां पे, ठीक है। तो उन्होंने एक संस्था ही बनाई थी, उसका नाम था डॉन सोसाइटी। सब लिखने की जरूरत नहीं है, तीन चार एग्जाम्पल। अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 2-3 साल पहले आईएएस, 4 साल पहले आईएएस फ्री में आया था। और अगस्त में जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी आईएएस फ्री में 4 साल में 2 प्रश्न आए हैं, ये दोनों पूछ लिए गए हैं आईएएस फ्री में। नॉर्मल लिखाता आ रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहले मॉडर्न की क्लास कर रखी होगी आप देखेंगे आप, कभी कभी एक दो इन्फॉर्मेशन बढ़ घट जाते हैं, जिधर से जो बात लगता है चलो स्टॉक में बहुत कुछ रहता है, चलो इसको डाल देते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर में ही चलता रहता हूं मैं। तो आप दोनों प्रश्न भी आए हैं, रिसेंटली पूछे गए 4-5 साल में आईएएस फ्री में, है ना। ठीक है। तो तकनीकी शिक्षा की बात आपकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया ये कह दिया गया आपको। अब लिखे आप भाषा साहित्य। नेक्स्ट लिख लें आप भाषा साहित्य। देखिए आप स्वदेशी भाषा एवं साहित्य के विकास पर राष्ट्रीय नेताओं ने बल दिया। बल दिया। आंदोलन के दौरान बंगला बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, उर्दू इत्यादि भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। देखो ये तो पहले से भी चल रहे हैं, यानी कि नया था ये। मान लो तिलक ने केसरी निकाला तो मराठी भाषा में है। अभी क्या था कि उस पे अब ज्यादा बल, अंग्रेजी वाले अखबार पे कम बल। स्वदेशी का था ना कि स्वदेशी, तो अंग्रेजी भाषा का भी विरोध आपको दिखेगा इसमें। कॉन्सेप्ट ग्रुप में हमें रखना है, बंगाली है या कोई और, मान लो पंजाबी अखबार निकाल रहे हैं लाला लाजपत राय, तो उस पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा रीजनल भाषा वाले अखबार। इसी में लिखें आप अगला पॉइंट, मतलब भाषा साहित्य में ही लिखें विभाजन के विरुद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, हमारा प्यारा बंगाल है ना। तो गीत की रचना की, जो आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम यही है, आमार सोनार बांग्ला। आज ये बांग्लादेश का, तो दो दो देशों के नेशनल एंथम, भारत के और बांग्लादेश के, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखे। ठीक, अगला पॉइंट लिखें वंदे मातरम नामक गीत वंदे मातरम नामक गीत आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ।
आंदोलन के दौरान लोकप्रिय हुआ। ठीक है। पत्र पत्रिकाएं वगैरह भी मतलब सब निकाली गई, जैसे आप ये देख रहे हो ना, वंदे मातरम अरविंद घोष भी संपादित कर रहे हैं आंदोलन के दौरान, लाजपत राय भी संपादन कर रहे हैं, तो सब लोकप्रिय इसी दौरान हुआ है। वंदे मातरम लोकप्रिय ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ है। ऐसे बहुत सारे ना जो लोक कथाएं होती हैं, जो कहानियां वगैरह चलती रहती हैं क्षेत्रीय भाषाओं में, वो सब भी बहुत पॉपुलर हुआ था इस समय। तो शिक्षा पे भाषा साहित्य स्वदेशी उद्योग लिखें आप। उद्योग का कुछ उदाहरण लिख लें आप। लिखें कि आंदोलन के दौरान साबुन, कपड़ा, माचिस, साबुन, कपड़ा, माचिस इत्यादि उद्योगों में निवेश किए गए। माचिस इत्यादि उद्योगों में निवेश किए गए, लेकिन हालांकि पैसे एवं अनुभव की कमी के कारण पैसे एवं अनुभव की कमी के कारण स्वदेशी उद्योगों को अधिक सफलता नहीं मिली। अधिक सफलता नहीं मिली। लिख लें आप ब्रैकेट में, भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी। भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी और ब्रिटिश वस्तुओं के आयात में गिरावट देखी गई। ब्रिटिश वस्तुओं के, इसके आंकड़े वगैरह भी मिलते हैं सपोर्ट में। बट भारतीय उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग तो पहले से भी था ना भारत में। 53 में आपको याद होगा, कावाजी नाना भाई ने पहली सूती कपड़ा उद्योग बॉम्बे में स्थापित किया था। तो उन वस्तुओं की मांग बढ़ी, बट जो लोग आंदोलन के प्रभाव में कारखाने स्थापित कर रहे थे, छोटे मोटे कुटीर उद्योग, वो ज्यादा सफल नहीं हुए। अब एकदम से हम बढ़ने का काम कर रहे हैं, अचानक से कहा जाए साबुन का कारखाना लगाइए। आज बुद्धि है बेशक, लेकिन ठीक है, आज पहले की तुलना में है बुद्धि सभी के पास, इसमें कोई शक नहीं है ना, लेकिन फिर भी अनुभव तो नहीं है ना साबुन के कारखाने के और उस दिशा में काम करने के। ठीक है, तो ये वाली बात थी, तो बट कोशिश की गई। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप। तिलक ने तिलक ने स्वदेशी वस्तु तिलक ने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया। प्रचारिणी, प्रचार करने वाला। ठीक है, स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का गठन किया। तिलक ने घूम घूम के प्रचार किया कि स्वदेशी वस्तु का सब उपयोग, संस्था बनाई उन्होंने। इसी में एक और उदाहरण लिखेंगे आप। चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की।
ये पानी के जहाज वाली कंपनी हो गई, ठीक है। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। है ना। इसी में हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, बंगाल के हैं पीसी रे। इन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की। पीसी रे ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है। ये सब उदाहरण हो गए उद्योग से जुड़े हुए। स्वदेशी टॉपिक क्या हमारा, स्वदेशी। अलग अलग क्षेत्रों में स्वदेशी के लिए क्या क्या उपाय किए गए, ठीक है। कला के क्षेत्र में लिख लें आप जरा। रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ है ना, रविंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता कला संप्रदाय की स्थापना की। कलकत्ता कला संप्रदाय की स्थापना की। कलकत्ता कला संप्रदाय की स्थापना की, है ना। इसी में लिख लेंगे, इन्हीं के भाई हैं अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, क्या बताओ इसके बारे में, क्या जानते हो? कुछ नहीं। देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय विषयों भारतीय विषयों भारतीय विषयों को महत्व दिया। विषयों को महत्व दिया, जैसे अजंता से, मुगल से, और इस परंपरा को नंदलाल बोस, असित हलदार, इस परंपरा को नंदलाल बोस, असित हलदार इत्यादि चित्रकारों ने आगे बढ़ाया। नंदलाल बोस, असित हलदार इत्यादि चित्रकारों ने आगे बढ़ाया, ठीक है। एक आदर्श संस्था भी बनी थी इस समय, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, है ना, उसमें भी इनकी भूमिका थी। स्वदेशी कला में भी ये लोग, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रकला संगीत में स्वदेशी अपने होने चाहिए, मतलब ब्रिटिश प्रभाव नहीं चाहिए वहां पे भी। कला में भी इसकी अभिव्यक्ति दिख रही है हमें। अब लिखें आप राजनीति के क्षेत्र में। अच्छा, ये रविंद्रनाथ और अविंद्र दोनों भाई हैं, ठीक है। ये दोनों भाई हैं। राजनीति में अब आप आ जाइए। ठीक है, 1905 एवं 1906 में 1905 एवं 1906 में
कांग्रेस के मंच से क्रमशः स्वशासन एवं स्वराज की मांग की गई। स्वशासन एवं स्वराज की मांग कांग्रेस के मन से, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। अब आपको समझ में आएगा, जब मैंने आपको नरमदलीय लिखाया था तो गोखले और नौरोजी अध्यक्ष थे, बट दिसंबर 1905 और दिसंबर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जब आंदोलन चल रहा है, तो आंदोलन जब लोगों की भागीदारी देखी तो कांग्रेस का भी हौसला बढ़ा कि भाई अब हमें चाहिए स्वशासन, स्वराज चाहिए हमें। इसका मतलब क्या हुआ? स्वदेशी शासन, यानी हमें अब मेरा अपना शासन दो। अंग्रेज दे या नहीं दे, हम प्रयास तो कर रहे हैं उस दिशा में। अगला पॉइंट लिखें, विभिन्न स्वयंसेवी समितियों के द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया गया, आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षित किया गया। आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षित किया गया, ठीक है। जैसे विवादों का समाधान कैसे करना है, जैसे कोई आपस में लड़ाई हो गई तो हमें पुलिस और अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, बैठ के सुलझाइए। हम जब जाएंगे नहीं तो उनका कारोबार ठप पड़ जाएगा अंग्रेजों का। तो विवादों का समाधान कैसे करना है, कौमा, प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों में सहयोग, प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्यों में सहयोग, ठीक है। मतलब कोई भी आप सरकार से उम्मीद नहीं करनी है, आपस में मदद करनी है, कैसे सहायता देनी है ना, आत्मनिर्भर बनना है, कौमा, कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण, ताकि हर हाथ को कुछ काम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत रोजगार होगा। कारखानों से क्या हो रहा है, रोजगार छिन रहे हैं, मतलब इस तरह की कोशिश की गई। तो बहुत सारी समितियां थीं। एक समिति जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई उसको स्वदेश बांधो या बारिशाल समिति कहते हैं। नाम लिख लीजिए आप, एक एग्जाम्पल नाम लिख लीजिए आप, स्वदेश बांधव समिति या बारिशाल समिति। इसके नेता थे अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी दत्त इसके नेता थे। स्वदेश बांधव समिति या बारिशाल समिति, इसके नेता थे अश्वनी दत्त। ठीक है। राजनीति में कुछ उदाहरण दिया हमने, तो ये पूरा उदाहरण किस बात का था? ये सारा का सारा था स्वदेशी। कभी मेंस में से सवाल आ जाए भाई बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सुधारण उसे समझाएं, उदाहरण के साथ समझाएं, तो हमारे पास पूरा बहिष्कार क्या है, स्वदेशी क्या है, हमारे पास समझाने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ठीक, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव के मकसद से लिए गए, किया क्या किया गया आंदोलन के दौरान, उसके प्रमुख उदाहरण हमने ले लिए हैं।
अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और हमें पढ़नी है, इसकी प्रकृति क्या थी या स्वरूप क्या था, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं किसी भी आंदोलन के बारे में। उससे पहले आप क्या करिए, एक बार जो जो मैंने आपको आज लिखाया है अच्छे से 1 डेढ़ मिनट 3 मिनट में आप उसको पढ़िए पहले, क्योंकि अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्लास के स्टार्ट में आपको याद होगा लाजपत राय जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको। ठीक, बंगाल प्रांत में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था, विभाजन के बाद वो 2 प्रांत बन गया। विभाजन के क्या कारण थे, सरकार के अनुसार ऑफिशियल और अनऑफिशियल वास्तविक कारण, उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया था। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ प्रमुख डेट आपको बता दिए गए थे। ठीक, उसके बाद हम आ गए थे बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार और स्वदेशी दोनों पे चर्चा हो गई। उसी में हमने निष्क्रिय प्रतिरोध की भी बात आपसे और सक्रिय प्रतिरोध की भी बात, जहां जरूरत था जिस कॉन्सेप्ट को वहीं पे उसको हमने ड्रॉप कर दिया, रख दिया। ठीक है, जैसे कभी मतलब अरविंद घोष का जो निष्क्रिय निष्क्रिय प्रतिरोध था स्वदेशी आंदोलन में हमें किस प्रकार दिखाई, तो जो हम स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, ये सब निष्क्रिय प्रतिरोध ही तो है, बहिष्कार और स्वदेशी। केवल शब्दों की समझ है तो उत्तर तब भी यही लिखना है हमें। जो जरूरी था उस बात को हमने वहीं पे रख दिया था।
सिंपली बहिष्कार स्वदेशी क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका नाम था, वो भी बता दिया आपको। कोई भी आंदोलन पढ़ते हैं हम तो स्वरूप, विशेषताएं, प्रकृति या विलक्षण लिखवा दिया था मैंने, आपको याद होगा। चारों में से कोई भी नाम आ सकते हैं। तो आंदोलन के बारे में जब एक समझ बन जाती है तो उसके बारे में इन्हीं सब बातों के आधार पर उसे हम एक बार जरा हम लिख लेते हैं। इसके बारे में लिखिए आप, स्वदेशी आंदोलन की स्वरूप या विशेषताएं। स्वरूप या विशेषताएं। ठीक है, लिखिए आप पहला पॉइंट। 1857 के विद्रोह के पश्चात यह पहला आंदोलन था जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर दिखा, जिसका प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर दिखा। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। हालांकि आंदोलन की गतिविधियां मुख्यतः शहरों में केंद्रित थी, मुख्यतः शहरों में केंद्रित थी, इसके प्रमुख केंद्र थे इसके प्रमुख केंद्र थे लिख लें आप, इसके प्रमुख केंद्र थे इसमें लिखेंगे आप जैसे दे करके, कलकत्ता, ढाका, पटना, कलकत्ता, ढाका, पटना, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, बॉम्बे, पूना, मद्रास, बॉम्बे, पूना, मद्रास इत्यादि। ठीक, बॉम्बे, पूना, मद्रास इत्यादि। ठीक है, अखिल भारतीय शहरी हो गया, सामाजिक आधार पे हम लोग आएंगे। हमने क्या देखा, ये अखिल भारतीय आंदोलन है और शहरी आंदोलन है। जितने भी शहर के नाम होते हैं ना, नाम बस लिख देना होता है दो चार पांच का, इन सब शहरों में ये आंदोलन चला। ठीक, सामाजिक आधार के बारे में हमने बताया ही था, मध्य वर्गीय तो होगा ही होगा, प्लस और कौन कौन से वर्ग, जैसे महिलाओं ने विदेशों में बने आभूषण को, धोबी भाइयों ने विदेशी कपड़ों को, पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को। ये सब बताता है शहरों में निम्न वर्ग के बीच आंदोलन का प्रसार। ठीक, अगला पॉइंट लिखें कि आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निम्न वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लिखें, आंदोलन को नेतृत्व मध्य वर्ग ने प्रदान किया। आंदोलन को नेतृत्व मध्य वर्ग ने प्रदान किया।
ठीक है, नेतृत्व मध्य वर्ग ने प्रदान किया। नेक्स्ट लिखें आप, मध्य वर्ग ने प्रदान किया। इसी में लिखें आप कि आंदोलन में छात्रों, मजदूरों एवं महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखी। ठीक है, इसी में लिख लेंगे ब्रैकेट, या इसी में एक लाइन, इसी वाले वाक्य को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि हालांकि मुस्लिम समुदाय की सीमित भागीदारी थी। मुस्लिम समुदाय की सीमित भागीदारी थी, इसका कारण था दिसंबर 1906 में ना मुस्लिम लीग बनाया गया था, उसकी बात हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया था। तो सामाजिक आधार में हम क्या देखते हैं, जब मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय, निम्न वर्ग का भी कुछ उदाहरण है आपके पास। जो भी नेता हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, मध्य वर्गीय हैं, लाल बाल पाल घोष, जिसकी भी बात कर लें आप। और मेन आंदोलन में जो भीड़ दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, शहरों में मजदूर दिखेंगे आपको, किसान तो दिखेंगे नहीं आपको, किसानों की चर्चा नहीं होगी इसमें। छात्रों की व्यापक भागीदारी होगी और महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी। ऐसे देखेंगे आप तो महिलाएं, छात्र और मजदूरों की भागीदारी। ठीक है, इस आंदोलन की एक पहचान है। मुस्लिम समुदाय की कम भागीदारी थी। कुछ कुछ नाम जैसे सैयद अबू मोहम्मद, अब्दुल रसूल जैसे बड़े नेताओं के नाम मिलते हैं, लेकिन उतनी बड़ी भूमिका नहीं थी मुस्लिम लीग के कारण। तो सामाजिक आधार क्या था इसका, तो मध्य वर्ग भी था और निम्न वर्ग भी था। कौन कौन से वर्ग इसमें सक्रिय थे इसके अंदर, तो उसकी बात हमने कर ली। अगला पॉइंट लिखें, लिखें आंदोलन का प्रारंभ आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, विरुद्ध हुआ था। हालांकि आंदोलन के दौरान स्वशासन स्वशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया गया। जैसे लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, 1905 में स्वशासन, स्वराज, ये सब क्यों कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आंदोलन का एक्चुअल स्वरूप क्या देखोगे आप, लक्ष्य क्या हो गया, स्वशासन और आत्मनिर्भरता। शुरू तो वैसे हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अगला पॉइंट लिखें, लिखें आप कि एक निश्चित लक्ष्य एवं कार्यक्रम को लेकर आंदोलन का संचालन एक निश्चित लक्ष्य एवं कार्यक्रम को लेकर आंदोलन का संचालन कॉमा देकर लिखें, आंदोलन को संगठित रखने में
संगठित रखने में एक संगठन के तौर पर कांग्रेस की तुलना में, एक संगठन के तौर पर कांग्रेस की तुलना में एक संगठन के तौर पर कांग्रेस की तुलना में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो संगठित में क्या होता है, आंदोलन हम कब प्रारंभ कर रहे हैं, कब समाप्त, समाप्त का तो पता नहीं था इसमें। संगठन की भूमिका, तो संगठन, कांग्रेस अभी भी 3 दिनों की बैठक थी, बट कांग्रेस के नेताओं ने एकता दिखाई और उन्होंने अपने प्रयासों से इसको संगठित रखने की, बहुत संगठित नहीं था आंदोलन, बाद जैसे गांधीवादी आंदोलन की तरह, फिर भी संगठित रखने की कोशिश की गई थी। लक्ष्य है और कार्यक्रम है। अगला पॉइंट लिखें, कार्यक्रम के दृष्टिकोण से देखें, दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य बल बहिष्कार एवं स्वदेशी पर था। मुख्य बल बहिष्कार एवं स्वदेशी पर था। ठीक है, जरूरत पड़ने पे बहिष्कार क्या है और स्वदेशी क्या है, दो दो चार चार लाइन में आप उसको, वो विशेषता का पाठ है, चूंकि आंदोलन का नाम ही है स्वदेशी आंदोलन, कार्यक्रम का हिस्सा है वो बहिष्कार और स्वदेशी। ठीक है, तो संगठित वाले पॉइंट से ही जुड़ता चला जाएगा आपका बहिष्कार और स्वदेशी। ठीक है, वहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट लिखें, आंदोलन मुख्यतः लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया गया। आंदोलन मुख्यतः लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया गया। लिखें, नरम दलीय एवं गर्म दलीय दोनों तरीके अपनाए गए। नरम दलीय एवं गर्म दलीय दोनों तरीके अपनाए गए। लेकिन गर्म दलीय तरीके अधिक प्रभावी थे। अधिक प्रभावी थे, जैसे धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, बहिष्कार इत्यादि। हमने क्या बताया, मुख्यतः लोकतांत्रिक था यह आंदोलन। इसमें नरम दलीय और गर्म दलीय, आप चाहें तो नरम दलीय तरीके भी चल रहे थे, इसमें गर्म दलीय भी थे, बट प्रभावी क्या था, गर्म दलीय तरह। अब तक क्या था, गर्म दलीय तरीका क्षेत्रीय स्तर पे था, पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर इस तरीके से अंग्रेजों का विरोध। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है। 3 दिनों की बैठक से अब सड़कों पे निकल आई है कांग्रेस, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो अखिल भारतीय स्तर पे। अब तो आप देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र, प्रतिरोध का चरित्र बदल गया है इस आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिरोध में एक बात और ध्यान रखना है हमें, इंटरेस्टिंग बात है वो भी, मुख्यतः लोकतांत्रिक थे, बट आंदोलन के समानांतर, आंदोलन के कमजोर पड़ते ही हिंसात्मक गतिविधियों में भी वृद्धि, राष्ट्रवादी हिंसा करने से भी यहां चूक नहीं रहे थे, यानी ये मिक्स था, नरम दलीय भी था, गर्म दलीय भी था और हिंसा भी था।
इसी में लिखें, आंदोलन के समानांतर, हाँ, हिंसात्मक तरीके से भी सरकार को चुनौती दी गई। हिंसात्मक तरीके से सरकार को चुनौती दी गई और आंदोलन के कमजोर पड़ते ही हिंसात्मक गतिविधियों में तीव्रता, हिंसात्मक गतिविधियों में तीव्रता देखी गई। ठीक है, तो प्रतिरोध में आप देखोगे तीनों तरीका आपको दिखेगा। गांधी जी के समय क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अहिंसात्मक ही रखना है। हम इवॉल्व कर रहे हैं ना, अभी हम नरम दल से नाराजगी है तो गरम दल, गरम दल से नाराजगी है तो नहीं, हिंसा के रास्ते पे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, आंदोलन के दौरान गरम दलीय नेताओं ने नेतृत्व का एक नया आदर्श रखा। नेतृत्व का एक नया आदर्श रखा। संघर्ष, त्याग, बलिदान, जैसी विशेषताएं या उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट लिखें, राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधियां बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर दिखाई पड़ने लगी। बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर दिखाई पड़ने लगी और अंशकालिक राजनीति के स्थान पर, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, अंशकालिक राजनीति के स्थान पर पूर्णकालिक राजनीति को महत्व दिया गया। पूर्णकालिक, आपको याद होगा हमने कहा था ना कि जब भी हम नेचर लिखते हैं तो अन्य करके भी कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। 57 के विद्रोह में जब फॉर्मूला बताया था कि जो कुछ आपको और समझ में आए तो बताइए आप, तो इसको जाना ही जाता है इस बात के लिए कि नेताओं ने सब कुछ न्यौछावर, लाल बाल पाल घोष, त्याग, बलिदान, साहस, निर्भीकता के सब कुछ, एक इसके लिए जाना जाता है इस आंदोलन को। दूसरा, जो 3 दिनों की राजनीति होती थी उसके जगह पे 365 दिनों की राजनीति के लिए जाना जाता है इसको। जब 3 दिनों की राजनीति नहीं और बंद कमरों की नहीं, 365 दिनों की और दिन रात राजनीति, यानी संघर्ष का तरीका नेता के स्तर पे भी बदल गया।
जब हम इन सब चीजों को देखेंगे तो नरम दलीय कांग्रेस, गरम दलीय कांग्रेस में आपको साफ साफ अंतर दिखाई पड़ेगा। और ये अंतर बताता है राष्ट्रवाद के विकास को, राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र कैसे बदल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र कैसे बदल रहा था इन परिवर्तनों के साथ। ठीक, तो आपको ना धीरे धीरे ग्राफ समझ में आएंगे कैसे कैसे चेंजेस आना शुरू हुआ। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, अन्य में ही लिखें आप। मतलब अन्य कहने का मतलब ये तो जो पॉइंट्स हमने बताया, एक और पॉइंट लिखें आप जरा इसमें, अगला पॉइंट है कि जो अभी ऊपर का दोनों पॉइंट लिखाया और अब जो लिखा रहा हूं ये फॉर्मूले से बाहर लेके चल रहा हूं मैं इसको। ये इस आंदोलन की विशेषता है, गरम दल की विशेषता है, जिसके लिए गरम दल को जाना जाता है। ठीक है, लिखें आप इसमें कि राष्ट्रवाद को थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राष्ट्रीय भावना कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय भावना को सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या होती है, अब आदमी को अब ये नहीं पता कि हमें अंग्रेजों का विरोध करना है। अच्छा, सब राखी बांध रहे हैं तो हम भी एक राखी बांध देते हैं, गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं तो हम भी डुबकी लगा लेते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व क्या करते हैं, आपको आम लोगों के करीब ले जाएगा राष्ट्रवाद को। आर्थिक व्याख्या, धन का दोहन आम पब्लिक कैसे कितना समझेगी। उन नेताओं ने इन सब जब प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू किया, गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती, गंगा में डुबकी, माँ काली की सौगंध, रक्षाबंधन, ये सब जो सांस्कृतिक तत्व हैं ये आम लोगों को तेजी से कनेक्ट करेगा अंग्रेजों के विरोध। ठीक, तो राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीय चेतना को अब तक जो विश्लेषण के उसमें था, ठीक है, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन तथा राष्ट्र को मां कहकर संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, अब एक तरह से आध्यात्मिक रूप दिया है, इसमें अरविंद घोष की बड़ी भूमिका है, मां भारती और मां कहकर संबोधित करने में। फिर अरविंद घोष यहाँ अग्रणी हैं, स्पिरिचुअल तत्व को लेकर के आते हैं। अब कुछ भी कर रहे हैं तो हमेशा भाषण में मां की रक्षा के लिए कर रहे हैं, मां के सम्मान के लिए कर रहे हैं। अब एकदम से उसको इस तरह के भावनात्मक स्तर पे लाया गया जहां कॉमन से कॉमन आदमी भी आसानी से इस बात को फील, भाई ये माँ है, जननी है, ऐसे कह के मतलब अब ये संबोधन शुरू हुआ आंदोलन को। तो ये जो तीन चार बातें अभी जो इधर लिखवाई हमने आपको, ये बताता है कि किस तरह के सोच वाले ये सब नेता थे, गरम दलीय नेता। अब ये सब पे लागू हो जाएगा ना, अरविंद घोष, लाजपत राय, ये सारी विशेषता जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था, बस आप समझते जाइएगा, आपके पास जानकारी बहुत सारी रहनी है। बट ये बताता है कि स्वदेशी आंदोलन के कुछ खास फीचर हैं, ये सब उसके फीचर के पार्ट हैं। अरविंद घोष इसमें अग्रणी थे मां कहने में। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप। विभिन्न कारणों से 1908 तक आते आते यह आंदोलन कमजोर हुआ। आठ तक आते आते यह आंदोलन कमजोर हुआ। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, माइलस्टोन साबित हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है,
मील का माइलस्टोन साबित हुआ, है ना। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो पूरा सेम फीचर। स्वदेशी आंदोलन कैसा है, तो अखिल भारतीय है, शहरी है, मध्य वर्गीय है, निम्न वर्गीय है, स्वशासन है, संगठित है, लोकतांत्रिक है, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, नेतृत्व का परिभाषा बदल गया है इसमें। तो जब पूरा एक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, स्वदेशी आंदोलन का ये एक्चुअल रूप था। नीचे से पूरा उसका एक कॉम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग बन जाती है आपकी। ठीक है, नोट करके लिखें आप जरा 2-4 पॉइंट और, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, 4-5 बातें और इसमें लिख लीजिए। ऐसे कुछ नेताओं के नाम लिख रहे हैं हम, जैसे दिल्ली में थे सैयद हैदर रजा। दिल्ली में सैयद हैदर रजा। आंध्र में जो नेता थे हरि सर्वोत्तम राव कृष्णा राव, हरि सर्वोत्तम राव कृष्णा राव। तमिलनाडु में तो नाम लिखवा ही दिया था आपको हमने, चिदम्बरम पिल्लई का, और एक और नाम आता है सुब्रमण्यम शिवा। एक और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा। चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा। एक और लिखेंगे तिलक के बारे में। तिलक जो हैं आंदोलन को बंगाल से बाहर ले जाने में तिलक की भूमिका है, या आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में तिलक की भूमिका है। बंगाल से बाहर ले जाने में या राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में तिलक की भूमिका है। कुछ रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है ना, देखेंगे। 1908 में तिलक को 6 वर्षों की सजा, तिलक को 6 वर्षों की सजा, और तिलक को बर्मा के मांडले जेल भेजा गया था। 1908 का वर्ष निर्णायक वर्ष था। बंगाल से 8-9 नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था। पंजाब से लाजपत राय और अजीत सिंह को भी निष्कासित कर दिया गया था। बाद में सजा नहीं हुई, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। 1908 में सरकार ने क्या किया, आंदोलन को पूरी तरह से नेतृत्व विहीन बना दिया। क्या किया, पूरी तरह से आंदोलन को नेतृत्व विहीन बना दिया। अगला पॉइंट लिखें, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, घोषणा की गई। चर्चा कर लेंगे इस पे हम लोग। एक पॉइंट और लिख लें आप। 1912 में 1912 में बंगाल से 1912 में बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके प्रांत का दर्जा दिया गया।
बिहार एवं उड़ीसा को अलग एक प्रांत का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इस पे जितनी बातें करनी थी लगभग कर ली हैं। कुछ कुछ बातें समझाने वाली चर्चा हम कर लेंगे आपसे हम, और ये आंदोलन कमज़ोर क्यों हुआ इस पे भी 2-4 मिनट हम बात कर लेंगे। एक बार कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको हम दे देंगे, तो 10-15 मिनट और बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग, ठीक है, कल। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। जैसे सिलेबस मैंने लिखवा दिया था ना कल आपको, वैसे ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और किसी को कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछिएगा, 5-7 मिनट ही मैं रुकूंगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन आंसर मत दिखाइएगा, केवल डाउट्स पूछिएगा मुझसे किसी को पूछना हो तो, नॉट क्वेश्चन आंसर।